नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि 3 लोग अपने ही सगे खून के रिश्ते के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। आखिर वो 3 लोग कौन ऐसे हैं जिन्हें हमें बचकर रहना चाहिए। अगर आप इन 3 लोगों से बचकर नहीं रहते हैं तो आपको भी वो धोखा दे सकते हैं। समाज में ऐसे 3 लोग हमारे आसपास घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, उन 3 लोगों के बारे में आज इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोग कहानी में अंत तक बने रहें। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यानी एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक गिद्ध रहा करता था, जो कि गिद्ध यानी कहे तो पक्षियों के मन में अपना घर कर चुका था। यानी गिद्ध अच्छी अच्छी बात पक्षियों को बताया करता था। तभी एक दिन शाम का समय था, गिद्ध बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर कुछ पक्षी आते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज, आप एक ऐसा कहानी सुनाइए जिससे हमें पता चले कि हमारे बीच वो कौन से ऐसे 3 लोग हैं जो कि अपने साथ ही गद्दारी कर सकते हैं। तभी वो गिद्ध कहता है कि आपको पता नहीं चलेगा, हमारे साथ ही वो 3 लोग रहते हैं जो हमें कभी भी छल से गद्दारी कर सकते हैं। तभी गिद्ध कहता है कि मैं कहानी उसी शर्त पर सुनाऊंगा जब आप लोग कहानी को पूरा सुनेंगे। तभी सभी जीव जंतु और पक्षी कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज, आप कहानी सुनाइए, हम लोग कहानी को पूरा सुनेंगे। उसके बाद गिद्ध कहता है कि यानी एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राज्य के जो भी लोग थे वो काफ़ी प्रसन्न थे, परंतु उसी राज्य में एक चोर रहा करता था जो कि चोरी कर कर अपना जीवन याचिका चला रहा था। चोर एक दिन काफ़ी उदास था और वो बैठकर सोच रहा था कि मैं जो भी चोरी करता हूँ उससे मेरा जीवन याचिका अच्छी तरह से नहीं चलता है। अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। यानी मैं बड़ा चोरी करूँ या छोटा, उसके लिए तो मुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी, तो क्यों ना मैं बड़ा चोरी करूं। तभी चोर निर्णय लेता है कि मैं अगले दिन राज दरबार में जाऊंगा और वहीं पर बड़ा चोरी करूंगा, जिससे कि मेरा ज़िंदगी आसान हो जाएगा। अगले दिन शाम होते ही यानी चोर उस राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा का जो भी खजाना था उसे ही लूटना चाहता था। जैसे ही चोर राजा के खजाना के पास जाता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत अच्छी यानी पहरादारी हो रही थी। तभी चोर समझता है यहाँ पर सोने की खजाना लूटना इतना आसान नहीं होगा। तभी चोर सोचता है कि मैं गलत जगह आ गया हूँ, अब यहाँ से जैसे तैसे बचकर निकलना ही काफ़ी मुश्किल हो गया है। तभी चोर सोचता है कि अगर मैं इस राज दरबार में आ ही गया हूँ तो क्यों खाली हाथ जाऊँ, मैं कुछ यहाँ से चोरी कर कर अवश्य जाऊँगा। तभी चोर राजा की कक्ष की ओर चला जाता है। तभी जाकर राजा के कक्ष में देखता है कि राजा सोए हुए हैं और रानी बैठकर जगी हुई थी। तभी वो चोर सोचने लगता है कि जब जैसे ही रानी सो जाएगी, मैं राजा का ड्रेस पहनकर इस राजमहल से कुछ सोने चांदी लेकर बाहर निकल जाऊंगा। वो चोर वहीं पर कोना में छिप जाता है और रानी का सोने का इंतजार करने लगता है। ऐसे ही देखते देखते रात के यानी 2 बज जाते हैं। तभी चोर देखता है कि वो रानी सोई नहीं है, वो बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी वो चोर सोचता है कि मैं ऐसे ही अगर रात भर जगा रहा तो मैं थक जाऊंगा और इस राजमहल से भाग भी नहीं पाऊंगा, तब तक मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। जैसे ही चोर एक कुर्सी पर बैठने जाता है, वो कुर्सी टूटकर गिर जाती है और आवाज़ आती है। तभी रानी यानी कहे तो एक तलवार निकालती है और उस चोर के पास आ जाती है और उसके गर्दन पर वो तलवार रख देती है। जैसे ही यह सब स्थिति देखकर चोर डगमगा जाता है और कहता है कि हे रानी महाराज, मैं एक छोटा सा चोर हूँ, अपने बच्चे और बीवी के लिए चोरी करता हूँ, मैं आपका ही राज का हूँ, मैं इसके बाद आपके राज्य में कभी भी चोरी नहीं करूँगा, मुझे आप मत मारिए। तभी रानी कहती है कि मैं तेरा अब सर धड़ से अलग कर दूंगी अगर तूने मेरा बात नहीं माना। चोर कहता है कि हे रानी महाराज, आपका कौन सी बात है। तभी रानी कहती है कि तुमको मेरे साथ समागम करना होगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। चोर सोच में पड़ गया कि अगर मैं रानी के साथ समागम करता हूं तो राजा मुझे मार देंगे। तभी वो कहता है चोर कि मैं आपके साथ ऐसा करता हूं तो मुझे राजा नहीं छोड़ेंगे। तभी रानी कहती है कि तुम्हें राजा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे उस बात की कोई गारंटी नहीं है, परंतु मैं इसी वक्त तेरा सर
धड़ से अलग कर दूंगी। रानी की यह बात सुनकर वो चोर सोचने लगा कि मेरी जान बहुत ही मुसीबत में फंस गई है। अब वो सोचता है, कहता है उसके बाद, ठीक है रानी, मैं आपके साथ समागम करूंगा, परंतु उससे पहले मुझे कुछ काम करना है, आप 5 मिनट की समय दीजिए। तभी रानी कहती है, ठीक है, जाओ तुम अपना काम कर कर आओ। चोर वहां से मौका पाकर, यानी कहे तो एक अंधेरी गली थी, उसी गली के माध्यम से वो भागने का प्रयास करता है। सीधे कहे तो वो मेन गेट पर जाता है। तभी देखता है कि वहां पर मंत्री पहरा दे रहे थे। तभी मंत्री कहते हैं कि तुम इधर से कहां से आ रहे हो। तभी वो चोर कहता है कि हे मंत्री साहब, आप मुझको छोड़ दीजिए, आप ही के राज्य के मैं एक चोर हूँ। वो सारा कहानी अपना मंत्री को सुना देता है। तभी मंत्री कहता है कि मैं तुमको एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। चोर सोचने लगता है कि मैं आज बहुत अच्छी तरह से फंस गया हूँ, अगर मैं इस राज्य में नहीं आता तो मैं नहीं फंसता, मैं साधारण ही चोरी कर कर अपना जीवन याचिका चलाता। तभी वो मंत्री कहता है कि तुम्हें जाकर रानी के साथ समागम करना होगा, परंतु तुम रानी से कहना कि तुम अपने पति को अगर मार दोगी तो मैं तुम्हारे साथ समागम करूंगा। दोस्तों, उसके बाद चोर यानी कहे तो मंत्री की शर्त को मानता है और सीधे रानी के पास जाता है। तभी रानी कहती है कि तुम आ गए। तभी वो चोर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तभी समागम करूंगा जब तुम अपने पति यानी राजा को मार दोगी। तभी रानी कहती है कि इस बात में क्या है, ये तो छोटी सी बात है। रानी तलवार उठाती है और जाकर राजा का सर धड़ से अलग कर देती है। जैसे ही सर काटती है यानी खून से लथपथ हो जाती है और खून देकर रानी को बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चोर वहां से निकल जाता है। दोस्तों, जैसे ही सुबह होता है, राज्य में हाहाकार मच जाता है और यह सब देखकर वहां के मंत्री और जो भी यानी सलाहकार थे वो लोग दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि इतना अच्छा पहाड़ा होने के बाद रात्रि में कौन राज दरबार में घुस गया था और राजा का हत्या कर दिया। रानी यानी कहे तो वो तो सब कुछ जान रही थी। सुबह होते ही वो काफ़ी तेज रोने लगती है जिससे कि लोगों को विश्वास ना हो। तभी कुछ उसमें से मंत्री थे जो कि विश्वास कर रहे थे कि यह सब घटना रानी भी कर सकती है। उसके बाद रानी कहती है कि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। उसके बाद जो भी लोगों को डाउट था रानी पर, उन लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर रानी ने यह सब किया होता तो वो अपने पति के साथ सती क्यों होती। दोस्तों, जैसे ही राजा का अंतिम संस्कार का काम चल रहा था, जो भी लोग आते राजा के शरीर के ऊपर लकड़ी रखते और गोर लाकर वहां से निकल जाते। तभी वो मंत्री आया और राजा के ऊपर लकड़ी रखकर रानी से कानों में प्रश्न पूछता है कि हे रानी महाराज, आप तो सती हो रही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा, यानी राजा को किसने मारा है। तभी वो रानी कहती है कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो। तभी वो सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद कहता है कि राजा को आपने मारा है या चोर ने मारा है। तभी रानी कहती है, राजा को न तो मैंने मारा है और न ही उस चोर ने मारा है। राजा को किसने मारा है इसका पता एक बूढ़ी माँ यानी पूरब दिशा की ओर एक जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती है, वही तुमको अच्छी तरह से बताएगी। जाओ तुम उस बूढ़ी माँ के पास और इस प्रश्न का उत्तर पूछ लेना। मंत्री काफी प्रसन्न होता है और वहां से लकड़ी रखकर राजा को प्रणाम करता है और वो सीधे बूढ़ी माँ के पास जाता है और बोलता है कि हे बूढ़ी माँ, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है कि आखिरकार राजा को किसने मारा है, चोर ने मारा है या रानी ने मारा है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि इसको जानने के लिए मेरे कुटिया के बगल में एक बकरा बना हुआ है, उसको तुम पकड़ कर लाओ, उसका सर धड़ से अलग कर दो। जैसे ही तुम ऐसे करोगे तो उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा, उसका कान पकड़ लेना, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। यानी वो कहे तो मंत्री जाता है और उस बकरे को पकड़ कर लाता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही सर उड़ने लगता है और वो कान पकड़कर यानी दूसरी जंगल में चला जाता है। वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक भूतनी रहती थी। भूतनी देखती है कि इस जंगल में एक काफ़ी सुंदर लड़का आ गया। भूतनी के मन में पहले विचार होता है कि इस लड़के को मैं मार कर खा जाती हूँ तो मेरा आज का भूख मिट जाएगा, परंतु मैं इस लड़के के साथ प्यार करती हूँ तो मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी कटने लगेगी। तभी वो भूतनी सोचती है कि मैं इस लड़के के साथ प्यार करूँगी और वो एक काफ़ी सुंदर लड़की का रूप धारण करती है और उस लड़के के पास यानी मंत्री के पास जैसे ही वो जाती है, मंत्री देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जैसे ही सुबह होने वाला था, वो भूतनी यानी कहे तो उस लड़के को एक कीड़ा बना देती है और दीवार में चिपका देती है। तभी उस भूतनी का पिता आ जाता है शिकार कर कर और बोलता है कि हे बेटी, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। तभी वो भूतनी कहती है कि इस जंगल में मनुष्य गलती से भी नहीं आ सकता है,
अगर कोई मनुष्य गलती से भी आ गया तो मैं उसे कांचे ही खा जाऊंगी। यह बात सुनकर यानी कहे तो भूत कहता है ठीक है तुम जाकर आराम करो। उसके बाद यानी फिर से शाम होती है और भूत यानी कहे तो शिकार करने के लिए निकल जाता है और वो भूतनी कहे तो उस यानी मंत्री को कीड़ा से एक फिर लड़का बनाती है और वो दोनों प्यार करने लगते हैं। वो मंत्री भी यानी कहे तो उस भूतनी के प्यार में पागल हो गया था। अब वो राजा को किसने मारा इस प्रश्न को वो भूल चुका था और अपने फैमिली को भी भूल चुका था। धीरे धीरे समय निकलता गया और वहाँ पर 6 माह बीत जाते हैं। तभी मंत्री को अपनी घर की याद आने लगी और वो सोचने लगा कि कैसे मैं यहाँ से जान बचाकर भागूं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। तभी एक दिन की बात है, वो भूतनी यानी उस मंत्री को कीड़ा से लड़का बनाकर प्यार कर रही थी और ऐसे ही प्यार करते करते वो सो जाती है और वो उसको पुनः कीड़ा बनाना भूल जाती है। तभी मंत्री सोचता है कि यही मौका है और वो उठकर जंगल में एक दिशा की ओर काफ़ी तेज भागने लगता है और कुछ दिन भागने के बाद यानी कहे तो उस जंगल से पार अपने राज्य में पहुंच जाता है और अपने घर जाता है। अपने बीबी और बाल बच्चे से मिलकर काफ़ी खुश होता है। कुछ दिनों के बाद यानी कहे तो भूतनी का प्यार उसे पुनः सताने लगा और सोचने लगता है कि मुझे यानी कहे तो फिर से उस भूतनी के पास जाना चाहिए। तभी गीत कहता है कि तुम लोग ध्यान से कहानी को सुनना। आगे कहानी में वो यानी कहे तो मंत्री फिर से उस बूढ़ी माँ के पास जाता है और कहता है कि हे बूढ़ी माँ मुझे उस लड़की से मिलना है। तभी बूढ़ी माँ समझ जाती है कि इसके सर पर प्यार का नशा चढ़ गया है। कहता है कि हे बूढ़ी माँ आप किसी तरह से उस लड़की के पास मुझे भेज दीजिए। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक खोंसी था जिसके माध्यम से तुझे मैं वहाँ तक पहुँचा दी, अब मैं तुम्हें नहीं पहुँचा सकती हूँ। तभी वो यानी मंत्री कहता है कि आप कुछ भी कर कर मुझको वहाँ तक पहुँचा दीजिए, इसके लिए मैं आपको बहुत सारा धन दौलत दूंगा। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि जाओ तुम्हारे घर एक लड़का है तो उसे लेकर आओ और उस लड़का को जिस तरह से तूने खोंसी का सर काटा था अपने लड़के की सर काट दोगे, वो लड़का का सर उड़ने लगेगा, उसका कान पकड़कर तुम उसी जगह पर जा सकते हो। मंत्री यह बात सुनते ही अपने घर जाता है और लड़के को लेकर आता है। अब तलवार निकालकर अपने लड़के का सर काटने ही वाला था, तब तक यानी कहे तो बूढ़ी माँ उसकी तलवार पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर यही है। यानी राजा को ना तो चोर ने मारा है और ना ही रानी ने मारा है, राजा को हवस ने मारा है। यानी जब इंसान हवस की शिकार हो जाता है तो वो अपने और दूसरे को भूल जाता है। जिस तरह से तुम हवस के शिकार में अपने पुत्र को भूल गए हो और इसे मारने के ऊपर आ गए हो, ठीक उसी प्रकार राजा को ना तो रानी ने मारा है और ना ही चोर ने मारा है, राजा को हवस ने मारा है। यह बात सुनते ही सभी जीव जंतु और पक्षी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज इस कहानी से हमें कुछ समझ नहीं आई, आप साधारण भाषा में बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर वो 3 लोग कौन हैं। तभी गिद्ध कहता है कि तुम लोग आसानी तरीक़ा से समझो, यानी वो 3 लोग कौन हैं। पहला वो व्यक्ति जो कि यानी हवस का शिकार होता है, उसे ये पता नहीं चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। जिस तरह से यानी मंत्री अपने लड़के को यानी सर धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गया था, ऐसे लोग भी समाज में रहते हैं, इनसे हमें दूरी बनाकर रहना चाहिए। और दूसरा जो व्यक्ति उचित और अनुचित का फैसला नहीं कर पाता है, उन व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखे, क्योंकि उसको ये भी पता नहीं है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। और तीसरा ऐसे व्यक्ति जो कि अपने बात पर अटल ना हो, उन व्यक्तियों से हमें कभी भी संबंध या दोस्ती नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिनकी अपनी बात पर अटल ना हो वो दूसरे की बात की क्या वैल्यू करेंगे। और इन 3 लोगों से अगर आप दूरी बना कर रखते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि ये 3 लोग अपने ही सगे खून को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। उसके बाद सभी जीव जंतु कहते हैं कि हे गिद्ध महाराज आपने तो ऐसी 3 बातें बता दी जिससे कि अब हम लोग धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।